कल हमने महान मराठा नायक नाना फडणवीस के बारे में, उनके जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी चर्चा का हम आगे अध्ययन करेंगे। नाना फडणवीस और निजाम के जो संबंध थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 1794 में नाना फडणवीस का प्रमुख प्रतिद्वंदी सिंधिया इस लोक से विदा हो गया। इससे मराठा राजनीति पर एकमात्र प्रभाव नाना फडणवीस का रह गया। जब नाना फडणवीस टीपू के सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त थे तो निजाम ने चौथ देना बंद कर दिया था। फलतः नाना फडणवीस ने निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। मराठा संघ ने भी उसकी पर्याप्त सहायता की। दौलत राव सिंधिया, तुकोजी होलकर तथा गायकवाड़ ने इसमें पेशवा के नेतृत्व में लड़ने का निर्णय किया। उधर निजाम ने अंग्रेज़ों से सहायता की याचना की, परंतु सर जॉन शेर ने अहस्तक्षेप की नीति की ओट में सहायता देने से इनकार कर दिया। खरदा में दोनों पक्षों में 1795 में युद्ध हुआ। युद्ध में निजाम की करारी हार हुई। परास्त निजाम को अपने कई महत्वपूर्ण प्रदेश मराठों को देने पड़े। इस विजय से मराठों में नाना फडणवीस की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। नाना फडणवीस और पूना की अंतर्कलह। पेशवा के दरबार में नाना फडणवीस का महत्व सालबाई की संधि के उपरांत बहुत बढ़ गया था और इसके उपरांत दिन प्रतिदिन वह बढ़ता रहा। यहाँ तक कि पेशवा माधवराव द्वितीय को उसने अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया था। खरदा के युद्ध में पेशवा भी उपस्थित था। इस अवसर पर पेशवा ने भावी पेशवा बाजीराव द्वितीय से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। इसकी खबर जब नाना फडणवीस को लगी तो उसने पेशवा को युद्ध भूमि में इतनी बुरी तरह फटकारा कि वह आलोचना का पात्र बन गया। पेशवा अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सका और 1795 में मकान की छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। पेशवा के प्रश्न पर भी नाना फडणवीस ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। माधवराव द्वितीय की मृत्यु पर भी मराठा संघ में उसी प्रकार अशांति व आशंकाएं फैल गई जिस प्रकार माधवराव प्रथम की मृत्यु पर फैली थी। वह 18 वर्ष की आयु में ही निसंतान परलोक सिधार गया, परंतु इसने अपने जीवन काल में ही राघोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनाने की इच्छा व्यक्त कर दी थी। दौलत राव सिंधिया भी इसका समर्थक था। इस सिंधिया के समर्थन से नाना फडणवीस बाजीराव का विरोधी बन गया। सिंधिया परिवार ने नाना फडणवीस का मनमुटाव सालबाई की संधि के बाद ही हो गया था। उसकी इच्छा थी कि मृत पेशवा की पत्नी बाजीराव की कनिष्ठ चीमाजी को गोद लेकर उसे पेशवा बना दें। वैसे तो नाना फडणवीस राघोबा परिवार के भी विरुद्ध ही था, परंतु चीमाजी उस समय अल्पवयस्क था। इस कारण नाना ने सोचा कि यह अल्पवयस्क भी उनके नियंत्रण में ही बना रहेगा। परंतु मृत पेशवा की पत्नी यशोदाबाई ने इसका विरोध किया। नाना फडणवीस योग्य प्रशासक अवश्य था, परंतु वह लालची तथा पदलोलुप भी था। अतः बाजीराव ने उसे अपना मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया तो नाना फडणवीस ने बाजीराव को पेशवा पद पर आसीन करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राघोबा का पुत्र बाजीराव ही पेशवा बना और वह बाजीराव द्वितीय के नाम से जाना गया। 1795 से 1800 के मध्य का नाना फडणवीस का महत्वपूर्ण काल रहा। नाना फडणवीस आर्थिक मामलों में दक्ष तथा राजनीति में कूटनीतिज्ञ थे। माधवराव द्वितीय के काल में वह सत्ता तथा धन का बड़ा लोभी हो गया था। इस समय तक उसके पास करोड़ों रुपया जमा हो गया था। अतः वह बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में अपनी अर्जित करोड़ों की पूंजी भी सुरक्षित रखना चाहता था और साथ में ही अपनी सत्ता भी। परंतु बाजीराव द्वितीय मीर कासिम की तरह धूर्त था। पेशवा बनने तक तो वह नाना फडणवीस का कृतज्ञ बना रहा और सत्ता संभालते ही उसने नाना से मुक्त होने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। पूना के इन आंतरिक झगड़ों की निजाम को पूरी जानकारी थी। उसने पेशवा दरबार की निर्बलता का पूरा लाभ उठाना चाहा। अतः 1795 में खरदा की पराजय ने उसने जो प्रदेश खो दिए थे उसने उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया। इससे नाना फडणवीस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा
और पूना दरबार में 1797 से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। बाजीराव द्वितीय सुंदर, विद्वान एवं बुद्धिमान अवश्य था, परंतु वह अपने पिता की भांति षड्यंत्र रचने व कुचक्र चलाने में भी बड़ा प्रवीण था। इधर 1797 में नाना का परम समर्थक तुकोजी होलकर पंचतत्व को प्राप्त हो गया था। उधर पेशवा ने दौलतराव सिंधिया की सहायता से नाना फडणवीस के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। 1797 में नाना फडणवीस के विरुद्ध दौलतराव सिंधिया ने पेशवा के इशारे पर अपने फ्रेंच सेनाधिकारी माइकल फिलोस के द्वारा नाना फडणवीस को बंदी बनवा लिया। नाना के स्थान पर सिंधिया ने अपने ससुर सर्जाराव घाटे को नियुक्त किया और उसे नाना फडणवीस से धन वसूली के आदेश दिए। क्योंकि इस समय पेशवा की आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई, सर्जाराव ने नाना के संचित धन को भी लूटा और साथ ही पूना में निवासियों से भी इतनी निर्दयता से धन वसूल किया कि नादिर शाह की लूट का दृश्य लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया और पूना शहर में आतंक राज्य स्थापित हो गया। परिणामतः पूना के लोग नाना के समर्थक और सिंधिया के विरोधी हो गए। बदले वातावरण को देखकर पेशवा बाजीराव ने नाना को 1798 में जेल से मुक्त कर दिया, परंतु जेल से मुक्ति उसको लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई। उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा और इधर मराठा संघ की दशा दयनीय होने लगी। 1798 से 1800 तक नाना